नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आए हैं ओटी आईसीयू और इमरजेंसी की क्लासेस जो कि पीछे चल रही थी। पार्ट 1 आपका जो है पहले हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने देखा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा। ओके, पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड के अंदर हम वापस से फिर ओटी आईसीयू का आगे जो है लेकर के चल रहे हैं। उसमें पहली इमेज आपके सामने आ रही है। इस बार जो है पार्ट 1 के अंदर जो हमने पढ़ा था वो सारे के सारे क्वेश्चंस करके जो हमने किए थे। यहाँ पे हम जो है थ्योरी पे ज़्यादा फोकस रखेंगे अपना। यहाँ पे आपके सामने आई है फर्स्ट इमेज। इस इमेज में देखिए क्या बताया जा रहा है। ये व्यक्ति है और इस व्यक्ति के सर पे हथौड़ा मारा जा रहा है। क्या आप सभी को लगता है कि ये हथौड़ा ही होगा? कुछ इस प्रकार से बटरफ्लाई टाइप का कुछ बना हुआ है। क्या ये हथौड़ा है जो इसके सर पे मारा जा रहा है? क्यों मारा जा रहा है? क्योंकि ये पागल वर्ग है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि मेंटल इल है। ये क्या है? मेंटली इल है। ये मेंटली इल है, इसीलिए यहाँ पे इसके सर पे क्या मारा जा रहा है? हथौड़ा। अबे हथौड़ा नहीं है ये हथौड़े जैसा दिख रहा है आप सभी को, पर ऐसा होता नहीं है। तो ये है क्या? क्या इस पे फूल बरसाए जा रहे हैं? नहीं, फूल नहीं बरसाए जा रहे। इस पे चुंबक लगाई जा रही है। ये है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। ये क्या दिया जा रहा है? मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है भाई मैग्नेटिक स्टिमुलेशन? इसको क्या जरूरत पड़ी है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन की? और मैग्नेटिक स्टिमुलेशन से होगा क्या? पहली बात तो ये क्यों दिया जा रहा है? तो ये दिया जाता है डिप्रेशन के अंदर। किसमें दिया जाता है? डिप्रेशन में। पूछ लिया जाता है कई बार कि डिप्रेशन के अंदर फिजिकल थेरेपीज बताइए, कि डिप्रेशन के अंदर जो है फिजिकल थेरेपी बताइए। तीन प्रकार की थेरेपीज होती हैं, अगर आप कभी ध्यान देंगे तो तीन प्रकार की थेरेपी होती है। एक होती है फिजिकल थेरेपी, दूसरी वो जो बातों से की जाती है, यानी कि हम बोल सकते हैं साइकोथेरेपी। दूसरी कौन सी होती है? साइकोथेरेपी। और थर्ड अगर हम बात करते हैं तो फार्मेकोलॉजिकल, यानी कि फार्मा की। हम साइकोथेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन के अंदर सीबीटी कॉमनली दिया जाता है, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। फार्मा दे सकते हैं, जैसे कि एसएसआरआई दिया जाता है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, जिसे आप जो है एग्जांपल के तौर पे पढ़ सकते हैं, फ्लुक्सेटिन वगैरह। आप सभी ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम जो है आगे इसके लिए स्पेशल क्लास जो है वो देंगे आपको। फिजिकल थेरेपीज की बात करते हैं, जिसे आप सोमेटिक थेरेपी भी कहते हैं। इसमें तीन चार प्रकार के थेरेपीज देते हैं। उनमें से आपने एक मोस्ट कॉमनली सुना होगा ईसीटी के बारे में। ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी तो आप सभी ने सुना है। क्या ईसीटी के अलावा भी बिल्कुल कोई और थेरेपी दी जा सकती है? बिल्कुल दी जा सकती है। कौन सी? तो आपके सभी के सामने है। क्या है हमारी? ये है हमारी मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी। अब आप कहोगे सर इसका नाम तो हमने सुना ही नहीं है कभी। कोई बात नहीं, आपने तो चेकोस्लोवाकिया भी नहीं सुना होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है नहीं। आपने नहीं सुना, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बिल्कुल है। ये होती है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन थेरेपी, या इसका एक और नाम होता है ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। क्या नाम होता है इसका? ट्रांसक्रेनियल। ट्रांसक्रेनियल यानी कि क्रेनियल के ऊपर से दी जाती है। ट्रांसक्रेनियल हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, ये जो है वो दिया जाता है। अब ये बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखेंगे आप जरा, ये यहाँ पे इसका ब्रेन है, ये आप सभी को दिख रहा होगा। ब्रेन के ऊपर जो है हमने किसी प्रकार की कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? मैग्नेटिक स्टिमुलेशन लेना है, या मैग्नेट लेनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे हम बोलते हैं वो लेनी है, और सर के ऊपर लगानी है। सर के ऊपर लगानी है, यानी कि ट्रांसक्रेनियल जो है इसके मैग्नेटिक वेव जानी चाहिए। कैसे, किस प्रकार से? अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये आपका ब्रेन हो गया। कहाँ गया भाई? इस प्रकार से आपका ये ब्रेन, या हम बोल सकते हैं क्रेनियल बोन्स हो गई, इसके अंदर जो है आपका ब्रेन होता है। ये चल क्या रहा है? ऐसे क्या हो रहा है इसका? एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पे ग्लिच आ रहा है, कोई बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। देखिए जरा, ये इस प्रकार से एक हम बोल सकते हैं आपके ट्रांसक्रेनियल या क्रेनियल जो है बोन्स होती है। क्रेनियल बोन्स के अंदर जो है इस प्रकार से आपका जो है ब्रेन पाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा इस प्रकार से, है ना? ये अलग अलग प्रकार से आपका जो है इस प्रकार से आपका ब्रेन पाया जाता है। ये जो क्रेनियम बोन्स है, इनमें हम किसी प्रकार का कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं। हम बाहर से क्या लगा रहे हैं? एक मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दे रहे हैं, या मैग्नेट लगा रहे हैं। इससे होगा क्या? मैग्नेट की जो वेव्स निकलेंगी, मैग्नेट की जो वेव्स निकलेंगी, और वो क्या करेंगी? आपकी ब्रेन की जो वेव्स होती हैं, या ब्रेन के अंदर जो है हम बोल सकते हैं स्टिमुलेशन का काम करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है आपका हाइपोथेटिकली, क्योंकि इसका एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है कि होता क्या है, पर हाइपोथेटिकली, हाइपोथेटिकली का मतलब क्या होता है कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या हो रहा होगा। तो हाइपोथेटिकली कहते हैं कि ये क्या करती है? आपकी ब्रेन की जो वेव्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कंट्रोल करने का काम करती हैं।
और उनको क्या करती है, स्टिमुलेट करती है, और ब्रेन की वेव्स अगर स्टिमुलेट हो जाती है तो ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है और पर्सन क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन के अंदर ब्रेन की वेव्स क्या हो जाती हैं, डिप्रेस्ड हो जाती हैं। ये इसका हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है कि ये काम कैसे करती है। अगर काम कर रही है, हमारे इंडिया के अंदर एक रूल है, अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसको छेड़ो मत, करने दो, इफ इट्स वर्किंग देन डोंट टच इट। तो वही जो है इसी प्रिंसिपल पे ये चीज जो है वो चलती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिप्रेशन के बाद में, डिप्रेशन स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। वापस हम हमारे ओटी और आईसीयू में घुस रहे हैं। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, यहां से हम थोड़ा सा सीरियस होने की कोशिश करेंगे। क्या होती है एनेस्थीसिया की स्टेजेस? पार्ट 1 के अंदर आपने कुछ कुछ एनेस्थीसिया वगैरह के बारे में पढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस कैसे होती है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया की बात करें तो यहाँ पे 4 प्रकार की स्टेजेस होती है एनेस्थीसिया की। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया। कितनी पाई जाती है? 4 स्टेजेस पाई जाती है। किसकी? एनेस्थीसिया की। 4 स्टेजेस का मतलब क्या है कि जब हम ऑपरेशन से पहले या किसी सर्जिकल हम बोल सकते हैं किसी सर्जिकल प्रोसीजर से पहले प्री ऑपरेटिवली जब हम क्या देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं, तो ये एनेस्थीसिया काम कैसे करता है, किस किस स्टेजेस में काम करता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ पे 4 स्टेजेस जो है इसकी काम करती है। कौन कौन सी आती है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 4 प्रकार मैंने यहाँ पे बनाए हैं। पहले आती है स्टेज फर्स्ट, स्टेज 1 या स्टेज फर्स्ट जिसे आप कह सकते हैं। स्टेज फर्स्ट के अंदर जो है हम बोल सकते हैं ये होती है एनाल्जेसिया फेज। कौन सी फेज होती है? एनाल्जेसिया फेज। इसके अंदर क्या आता है, तो इसके अंदर सबसे पहली जो घटना घटती है वो स्टार्ट होती है किसकी? डिसओरिएंटेशन की। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है हमें? तो डिसओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? तो डिसओरिएंटेशन हमें देखने को मिलता है कि डिसओरिएंटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए डिसओरिएंटेशन जो है इसमें स्टार्ट हो जाता है। तो डिसओरिएंटेशन स्टार्ट फेज हम बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है? तो एनाल्जेसिया देखने को मिलता है। अब ये एनाल्जेसिया क्या होता है? तो एनाल्जेसिया होता है यानी कि पेन रिलीव हो रहा है, आपका सेंसेशन लॉस हो रहा है ना, पेन का सेंसेशन जो होता है वो लॉस हो जाएगा, एनाल्जेसिया होता है। लेकिन एनाल्जेसिया में एमनेशिया नहीं आता, विदाउट एमनेशिया बोल सकते हैं। एनाल्जेसिया होता है लेकिन क्या नहीं आता? विदाउट, हम बोल सकते हैं एमनेशिया। तो हमें इसमें एमनेशिया हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या क्या चीज आ रही है यहाँ पे? तो एनाल्जेसिया स्टेज के अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलती है, डिसओरिएंटेशन और एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एनाल्जेसिया। लेकिन एनाल्जेसिया के साथ में आपको क्या नहीं देखने को मिलता? तो एमनेशिया हमें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो सेकंड स्टेज की बात करते हैं, स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड के अंदर क्या घटना घटती है उसके बारे में हम देखेंगे। स्टेज सेकंड के अंदर जो है आती है एक्साइटमेंट। क्या स्टेज आती है? एक्साइटमेंट आपको देखने को मिलती है। एनेस्थीसिया दे रहे हो लेकिन एक्साइटमेंट आ रही है, बहुत बड़ी चीज है। एक्साइटमेंट आती है, यहां पे आपको डेलीरियम देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डेलीरियम। डेलीरियम के अंदर आपको यहाँ पे क्या आते हैं? हेल्यूसिनेशंस आते हैं। क्या आते हैं साथ में? हेल्यूसिनेशंस आते हैं। जो कॉन्शियसनेस होता है वो भी क्या होने लग जाता है? अल्टर्ड होने लग जाता है। हम बोल सकते हैं अल्टर्ड कॉन्शियसनेस। अल्टर्ड कॉन्शियसनेस कि कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाता है? अल्टर्ड हो जाता है। साथ में आपको क्या देखने को मिल जाते हैं? यहाँ पे हेल्यूसिनेशंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ओके, ये तो इंपॉर्टेंट चीज होगी। और स्टेज सेकंड में क्या देखने को मिलेगा? तो नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकती है। हाइपर रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं। जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं? आपके हाइपर हो जाते हैं। हाइपर रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या इसके अलावा भी और घटना देखने को मिलेगी स्टेज सेकंड के अंदर? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। क्या? हाइपर एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? रिफ्लेक्सेस जो है हाइपर है, तो एक्टिविटी भी क्या देखने को मिलेगी हमें? साथ में यहाँ पे हाइपर देखने को मिलेगी। क्या इसके अलावा भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल। आपके जो टीपीआर बीपी है, जिसे आप वाइटल साइंस बोल सकते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे? इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर हम बोल सकते हैं वाइटल्स। जो वाइटल्स होते हैं वो भी कैसे हो जाते हैं? इरेगुलर यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये है हमारी स्टेज सेकंड। तो स्टेज सेकंड हमने अभी पढ़ी। स्टेज सेकंड के बारे में बाद में बात करते हैं। स्टेज थर्ड के बारे में तो हम स्टेज थर्ड यहीं पे पढ़ लेते हैं। स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड कि अब हमें देखते हैं कि स्टेज थर्ड में क्या देखने को मिलेगा। स्टेज सेकंड में तो क्या था? एक्साइटमेंट था। स्टेज थर्ड के अंदर हमारे पास में आता है सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल एनेस्थीसिया। आपको याद यही रखना है, वो दोनों घटनाएं याद रहे ना रहे कोई बात नहीं है, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। इसे हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल एनेस्थीसिया। क्यों बोलते हैं भाई सर्जिकल एनेस्थीसिया? क्योंकि यही है जो सर्जरी के लिए बेस्ट माना जाता है।
ये मतलब ये स्टेज मानी जाती है। अगर ये स्टेज आ जाती है तो ये सर्जरी के लिए बेस्ट स्टेज होती है। तो हम ये बोलते हैं इट इज ए बेस्ट स्टेट ऑफ या बेस्ट स्टेज ऑफ या स्टेज फॉर सर्जरी। ये सर्जरी के लिए बेस्ट स्टेज मानी जाती है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि हमें ये बताइए, क्वेश्चन ये आता है कि आप तो हमें ये बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज फेवरेबल फॉर या फॉलोइंग स्टेज इज नेसेसरी या फेवरेबल फॉर सर्जिकल प्रोसीजर, कि सर्जिकल प्रोसीजर के लिए कौन सी स्टेज जो है, स्टेज किसकी, एनेस्थीसिया की, एनेस्थेटिक स्टेज जिसे आप कह सकते हैं कि एनेस्थेटिक स्टेज कौन सी है जो फेवरेबल होती है। तो आपको हमेशा याद रहना चाहिए कौन सी होनी चाहिए, तो स्टेज थर्ड जो होती है वो क्या हो जानी चाहिए आपके लिए, फेवरेबल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो स्टेज थर्ड जो है हमें यहाँ पे बेस्ट देखने को मिलती है। अच्छा होता क्या है इसके अंदर वो हम बात करते हैं। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसके अंदर जो है इसे हम टारगेट स्टेज के नाम से भी जानते हैं। किस स्टेज के नाम से जानते हैं, टारगेट स्टेज, कि हमें यही अचीव करनी थी। टारगेट स्टेज का मतलब क्या है कि हमें यही अचीव करनी थी और हमने ये अचीव कर ली है, अब आप सर्जिकल प्रोसीजर कर सकते हैं। कई बार जो है ये अचीव नहीं की जाती है या ओवर अचीव हो जाती है। ओवर अचीव का मतलब कई लोग इससे भी आगे निकल जाते हैं, तो पर्सन जो है कोमा डेथ में भी जा सकता है, लेकिन आपको जो है यही अचीव करनी है। इसीलिए हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं होती, हर डॉक्टर के बस की बात नहीं होती कि वो एनेस्थीसिया दे सके। इसीलिए स्पेशलाइज्ड जो है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो है हम बोलते हैं उन्हें, या एनेस्थेसिस्ट बोलते हैं, उनको लाया जाता है जो कि एनेस्थीसिया देने का काम करते हैं। अगर आप नर्सिंग किए हुए हैं तो आप भी डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक कोर्स होता है, डिप्लोमेटिक कोर्स होता है आपके एनेस्थीसिया के अंदर, तो आप वो कर सकते हैं। जो है इसमें बहुत स्कोप है, अगर आप चाहें देखना चाहें तो बहुत स्कोप है, पैसा बहुत है इसमें। क्यों, क्योंकि अगर आप किसी सर्जन के साथ में जुड़ जाते हैं तो इसमें खूब पैसा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा जो है राय दे रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें और क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो आपके स्लीप जो है वो आ जाती है इसके अंदर, पर्सन सो जाता है, सपने देखने लग जाता है, और जो आपके वाइटल्स हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। वाइटल्स क्या हो जाते हैं, नॉर्मल। वहां पे आप देख रहे थे कि वाइटल्स नॉर्मल नहीं थे, लेकिन यहाँ पे जो वाइटल्स हैं वो क्या हो गए हैं, नॉर्मल। वहां पे क्या थे, एक्साइटेड थे या इरेगुलर थे, यहाँ पे हो गए हैं नॉर्मल। इसके अंदर भी 4 प्रकार के प्लेन हमें देखने को मिलते हैं। देयर आर 4 प्लेन्स। कितने प्लेन पाए जाते हैं, 4 प्लेन पाए जाते हैं। प्लेन फर्स्ट, प्लेन 4 प्रकार के यहाँ पे प्लेन पाए जाते हैं। तो प्लेन फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट प्लेन में क्या आता है कि जो रिफ्लेक्सेस थे, अगर आप प्लेन फर्स्ट की बात करें, जो रिफ्लेक्सेस थे वो सारे के सारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। एब्सेंट हो जाते हैं कौन, रिफ्लेक्सेस। वहां पे क्या हो रहे थे, हाइपर हो रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एब्सेंट हो जाते हैं। प्लेन सेकंड की बात करते हैं। प्लेन अगर सेकंड की बात करते हैं, प्लेन सेकंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो जो आई मूवमेंट है वो नहीं होती, नो आई मूवमेंट, नो आई मूवमेंट। एंड जो रेस्पिरेशन है वो हम बोल सकते हैं ड्रॉप हो जाता है। किसके अंदर, आपके प्लेन सेकंड के अंदर। ओके, रेस्पिरेशन ड्रॉप होता है तभी तो हम क्या देते हैं, हमारी ऑक्सीजन वगैरह जो है वो देते हैं। ओके, प्लेन थर्ड की बात करते हैं। प्लेन थर्ड, प्लेन थर्ड ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लेन थर्ड क्यों है, क्योंकि इसी के अंदर आपको प्यूपिल डायलेट देखने को मिलते हैं। प्यूपिल डायलेट होने का मतलब क्या है कि अब व्यक्ति जो है, या व्यक्ति का जो ब्रेन स्टेम है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, जो हमें जिनको सप्रेस करना था वो सारी चीजें अब सप्रेस हो चुकी है। अब व्यक्ति एक प्रकार से डेड बॉडी के समान है, तो आप जो अपना प्रोसीजर कर सकते हैं। यानी कि सर्जरी के अंदर भी, एनेस्थीसिया के अंदर स्टेज थर्ड जो सर्जरी के लिए फेवरेबल है, उसमें भी स्टेज थर्ड में भी प्लेन थर्ड जो है वो सर्जरी के लिए हम बोल सकते हैं फेवरेबल होता है। तो सर्जरी जो है यहाँ पे क्या की जा सकती है, परफॉर्म की जाएगी। किसके अंदर, स्टेज थर्ड के अंदर या प्लेन थर्ड के अंदर। प्लेन फोर्थ की बात करते हैं। प्लेन फोर्थ, प्लेन फोर्थ, कि जो प्लेन फोर्थ है ये किस काम आता है, ये कुछ काम में नहीं आता। यहां पे जो आपका डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है। अब डायफ्राम को पैरालिसिस हो गया है तो यहां से आपको एक चीज और याद होनी चाहिए, क्या, कि रेस्पिरेशन स्टॉप हो चुका है। क्यों, क्योंकि जो डायफ्राम है वो डायफ्राम को पैरालिसिस हुआ है, तो क्या नहीं होगा, सांसें नहीं आएगी, सांसें नहीं, रेस्पिरेशन क्या हो गया है, स्टॉप हो गया। मरा नहीं है, स्टॉप हुआ है। अब कहीं आप सोच लो कि मर गया होगा, नहीं, मरा नहीं है। ओके, तो ये बात होगी आपकी स्टेज थर्ड की। अब स्टेज फोर्थ की बात करते हैं। स्टेज फोर्थ, एनेस्थीसिया की स्टेज फोर्थ, हालांकि ये आपकी काम की नहीं है लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। क्या, स्टेज फोर्थ, इसे हम मेडुलरी डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडुलरी डिप्रेशन।
कि आपका जो मेडुला है वो क्या हो गया है, डिप्रेस हो गया है। अगर आपने क्या दे दिया, जो एनेस्थेटिक एजेंट था वो जरूरत से ज्यादा दे दिया है, तो आपका मेडुला जो है वो क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, या डिप्रेस जिसे आप कह सकते हैं। इसमें क्या देखने को मिलेगा, अच्छा ये होता क्यों है, ड्यू टू ओवरडोज। क्यों देखने को मिलता है ये, ओवरडोज की वजह से। तो कभी भी पेशेंट को क्या नहीं देना, ओवरडोज नहीं देना। ओके, ओवरडोज हो जाएगा तो डिप्रेशन हो जाएगा किसका, तो डिप्रेशन ऑफ, हम बोल सकते हैं किसका डिप्रेशन हो जाएगा, तो वेजोमोटर और जो रेस्पिरेटरी सेंटर है उनका, डिप्रेशन ऑफ वेसोमोटर और एंड रेस्पिरेटरी सेंटर। अब क्या होगा, अभी तो घटना घटेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर और वेजोमोटर जो है वो डिप्रेस हो चुके हैं, तो दो ही घटना घट सकती है कि पहले तो क्या होगा कि व्यक्ति अड़ेगा किसमें, कोमा में, फिर कभी नहीं अटकेगा, क्यों, फुल स्टॉप लग जाएगा, और क्या हो जाएगी, डेथ। तो आपको इससे भी बचाना है। उम्मीद है आपको ये जो स्टेजेस हैं वो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी, पसंद तो क्या ही आई। ओके, आगे बात करते हैं एनेस्थीसिया के वेपर एजेंट की। आपने पढ़ा होगा जब पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के एनेस्थीसिया होते हैं, एक आईवी के थ्रू दिया जाता है, दूसरा वेपराइजर के थ्रू दिया जाता है। उम्मीद है आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि स्टेज फर्स्ट के अंदर मैंने आपको क्या, सॉरी पार्ट वन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि एनेस्थीसिया दो प्रकार का होता था। एनेस्थीसिया कितने प्रकार का था, अगर आपको याद करवाऊं थोड़ा सा तो मैं, तो एनेस्थीसिया दो प्रकार का था, एक वो जो आईवी दिया जा रहा था, एक वो जो वेपर के रूप में दिया जा रहा था। जनरल एनेस्थीसिया, लोकल नहीं, जनरल। आईवी में आप दो प्रकार के दे रहे थे, ओपियोइड्स और नॉन ओपियोइड्स, नॉन ओपियोइड्स। ओके, और जो मैंने कहा था कि वेपर आपको मैं आगे बताऊंगा, अब वेपर बताने का समय आ गया है। यही है आपके वेपर एजेंट। आपके सामने यहाँ पे एक व्हाइट कलर की, इधर जो है एक व्हाइट कलर की जो है एक पर मशीन बनी होगी, अगर आप देखेंगे तो इधर एक जो है मशीन बनी होगी। ये जो मशीन है यही है आपकी एनेस्थीसिया की मशीन। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, जिसे है आपको जो है याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है काम किस, जो है कई बार क्या होता है कि एग्जाम के अंदर पूछ ली जाती है कि बताइए। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कई बार, तो कई स्टूडेंट्स को तो ऐसे लगता है कि सर ये तो वेंटिलेटर है। नहीं भाई, ये वेंटिलेटर नहीं है, ये एनेस्थीसिया की मशीन है। इससे हम क्या देते हैं, वेपराइजर एजेंट्स देते हैं एनेस्थीसिया के। तो ये एनेस्थीसिया की मशीन है, न कि आपका वेंटिलेटर। वेंटिलेटर अलग होता है, वो हम फिर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप ये पढ़िए। ओके, तो इसके अंदर क्या घटना चल रही है, इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है एक मॉनिटर। क्या पे लगा है, एक मॉनिटर लगा हुआ है। ओके, यहां पर भी एक मॉनिटर लगा हुआ है। ये छोड़ो, याद करो ये क्या है, क्योंकि अभी एनेस्थीसिया की बात चल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये कुछ नहीं है, यही है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ये जो रंग बिरंगे डब्बे दिख रहे हैं, लाल पीला जो है, एक नारंगी सा दिख रहा है, और पीले रंग का दिख रहा है, येलो दिख रहा है और एक पर्पल दिख रहा है, इनका कोई मतलब होगा, या इसे सजाने के लिए रखे हैं कि चलो ठीक है घर में मसाले रखे, मसाले रखने के लिए दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको दिया गया है, इन्हीं के अंदर एजेंट डाले जाते हैं, और ये कलर कोडिंग के अनुसार है, ताकि आपको याद रहे कि कौन से कलर में कौन सा एजेंट जो है वो पाया जाता है। जैसे यहाँ पे येलो में अलग होता है और पर्पल में अलग होता है, कौन कौन सा होता है, हालांकि इनके ऊपर लिखा होता है, लेकिन जो अब आपको एग्जामिनर देगा तो ये लिखा हुआ मिटा देगा, और आपको सिर्फ कौन सा देगा, कलर देगा। तो मैं आपको ये लिखा हुआ नहीं याद रहे, कोई बात नहीं, आपको कलर से याद रहना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और दिख रही होगी, छोटा सा टिफिन जैसा, एक है ना खाने के टिफिन जैसा आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से खाने के टिफिन जैसा कुछ दिख रहा होगा। ऐसा लग रहा है खाने के टिफिन टंगा हुआ है, कि पेशेंट को जब भूख लगे तो खाने का टिफिन भी साथ में हो जाए, खिला दो, है ना, ऐसा 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 कुछ नहीं है। ओके, ये जो टिफिन जैसा टंगा हुआ है, इसमें कुछ नहीं, एक छोटा सा पदार्थ होता है जिसे हम लाइम सोडा के नाम से जानते हैं। लाइम सोडा या सोडा लाइम जिसे आप कहते हैं, लाइम सोडा बोल देते हैं, सोडा लाइम भी बोल देते हैं ना। कई कई अब जो है ऑब्जेक्शन करेंगे तो उल्टा पड़ा रहा है, नहीं उल्टा नहीं है, सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सोडा लाइम, बस आप खुश रहो, आपके लिए तो आए हैं। ओके, अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं वेपराइजर एजेंट जो है, इनमें सबसे पहले आता है पर्पल कलर वाला। कौन से कलर वाला, पर्पल। हम पर्पल कलर की बात करते हैं कि पर्पल कलर हम कलर चूज कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आना चाहिए। कलर ब्लैक लिया मैंने, हालांकि पर्पल मेरे को मिला नहीं है, तो आप ब्लैक ही ले लीजिए। इसका कलर कैसा है, इसका कलर है पर्पल। कैसा है, पर्पल। अच्छा, कलर जिसका पर्पल हो, याद रखना उसके अंदर जो एजेंट होगा वो होगा आइसोफ्लूरेन। कौन सा होगा, आइसोफ्लूरेन। ये आपको याद होना चाहिए। ओके,
किसमें यूज लिया जाना है ये भी याद होना चाहिए। तो मोस्ट कॉमनली यूज किसमें होता है, ये अडल्ट में। अडल्ट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है वो यही एनेस्थेटिक एजेंट होता है। मैं आपको यहाँ पे जो है डिटेल में नहीं पढ़ाना चाहूंगा फिलहाल। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं डिटेल में, बिल्कुल पढ़ाएंगे, आगे क्लास में कभी पढ़ाएंगे, पर अभी आपका एग्जाम है तो हम डिटेल में आपको पढ़ा करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इतना आपके काम का नहीं है। जितना आपके काम का है उतना आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप घबराइए नहीं, जितना आपके काम का है उतना आपको बताया जा रहा है, इतना काफी है। तो कलर कैसा होता है, पर्पल। एजेंट कौन सा होगा, आइसोफ्लूरेन। और मोस्ट कॉमनली यूज किसमें होता है, अडल्ट में। येलो कलर वाला किसमें है, येलो कलर। येलो कलर की बात करते हैं। येलो कलर, कलर कैसा है, येलो। येलो कलर है, एजेंट कौन सा होता है, एजेंट की बात करें तो सेवोफ्लूरोन। कौन सा होता है, सेवोफ्लूरेन बोल देते हैं, सेवोफ्लूरोन बोल देते हैं। ओके, अब यहां पे देखो फ्लूरोन, फ्लूरोन लगा हुआ है। फ्लूरोन है मतलब गैस है, क्या है, गैस है। ओके, तो ये बात आ रही है क्या है, सेवोफ्लूरोन, आइसोफ्लूरोन, यानी कि एजेंट है जो गैस के रूप में जो है दिया जाता है। तो सेवोफ्लूरोन की बात करते हैं, एजेंट। येलो, येलो बस, येलो कलर होता है ज्यादातर किसका, बच्चों वाली बस का। यानी कि बच्चों को क्या येलो कलर ज्यादा पसंद है, मान सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो येलो कलर जो है वो बच्चों से रिलेटेड आप मान सकते हैं। तो येलो किसमें दिया जाता है, ज्यादातर पीडियाट्रिक्स में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है, पीडियाट्रिक्स के अंदर, यानी कि चिल्ड्रंस, छोटे बच्चों में। क्यों भाई, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्मेल बहुत अच्छी होती है ना। किसमें, ये मोस्ट कॉमनली किसमें, पीडियाट्रिक्स में यूज किया जाता है। इट हैज गुड स्मेल, हम बोल सकते हैं, या बेस्ट स्मेल। क्यों भाई, बाकी में क्या स्मेल नहीं आती, स्मेल मतलब अच्छा, खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू। स्मेल मतलब फ्रेग्रेंस जिसे आप कह सकते हैं, फ्रेग्रेंस, है ना, फ्रेग्रेंस, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। क्या बाकियों में नहीं आती, बिल्कुल आती है, पर बाकी थोड़े थोड़े जो है वो इरिटेंट टाइप के होते हैं। ये इरिटेंट नहीं होता, ये नॉन इरिटेंट हम बोल सकते हैं। ये कैसा होता है, नॉन इरिटेंट। ये इरिटेट नहीं करता, नॉन इरिटेट, ये इरिटेट नहीं करता, यानी कि इसकी जो स्मेल है वो इरिटेटिंग नहीं होती। कई बार आपने देखा कुछ चीजों की स्मेल जो है वो इरिटेटिंग होती है, इसकी स्मेल जो होती है वो इरिटेटिंग नहीं होती। येलो, तो येलो किसमें इस्तेमाल किया जाता है, आपके पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चों में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। क्या इनके अलावा भी और होता है, बिल्कुल। ये आपके सामने दिख रहा है, ये है कलर ब्लू। कौन सा कलर है, कलर ब्लू। तो कलर ब्लू की बात करते हैं, कलर ब्लू, ब्लू कलर की बात करते हैं। तो ब्लू कलर में क्या पाया जाता है, नीला देश है मेरा, बिल्कुल। एजेंट रंगीला है, रंगीले में नीला देश है मेरा। तो एजेंट हम बोल सकते हैं, देश मतलब डेसिफ्लूरोन। तो डेसफ्लूरोन जो पाया जाता है, या डेसफ्लूरेन जो पाया जाता है, वो किसमें पाया जाता है, आपके ब्लू कलर कोडिंग में पाया जाता है। ओके, ये क्या है, इसकी हम बोल सकते हैं किसमें, ओल्ड एज में ज्यादा होता है। ये किसमें दिया जाता है, ओल्ड एज में, या हम बोल सकते हैं लॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता होगा। एंड हम बोल सकते हैं लॉन्ग सर्जरी के अंदर, सर्जिकल प्रोसीजर क्या चलेगा, अगर इसका हम बोल सकते हैं लंबा चलता है तो उसके अंदर हम दिया जा सकता है लॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर। ओल्ड एज में और लॉन्ग सर्जिकल प्रोसीजर में दिया जाता है। पंगेट जो है हम बोल सकते हैं, स्मेल होती है इसकी, पंगेट स्मेल दी है, देखने को मिलती है। ओके, तो ये बात होगी आपकी किसकी, ब्लू की। नेक्स्ट आता है ग्रे कलर, 50 शेड्स ऑफ ग्रे। नहीं, यहाँ पे 50 शेड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शेड है ग्रे का। तो ग्रे जो है, ओके, जो ग्रे पाया जाता है ना, ग्रे नहीं कह सकते इसे। अब आपको तो ग्रे दिख रहा होगा, नहीं ये ग्रे नहीं है। कई कहेंगे अभी तो बोल रहा था ग्रे है, नहीं, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए था। बाकी भी तो ग्रे है। इसका ढक्कन नहीं दिख रहा, मैंने थोड़ा सा छुपाया है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि इसका यही तो है बात। अगर मान लीजिए किसी का ढक्कन नहीं दिखे तो क्या आप पहचानोगे, नहीं, बिल्कुल पहचानोगे। इसे पहचानोगे किससे, इस कलर से। तो इसका कलर होता है रेड। कौन सा होता है, रेड। कलर कौन सा होता है, तो रेड कलर होता है। ओके, रेड कलर की बात करते हैं, एजेंट कौन सी होती है, कि एजेंट कौन सा है रेड कलर का। तो रेड कलर का एजेंट होता है हेलोथीन। कौन सा पाया जाता है, हेलोथीन पाया जाता है इसमें। कौन सा पाया जाता है, हेलोथेन। हेलोथेन आप मोस्टली जो है पढ़ा होगा आपने एनेस्थीसिया के अंदर, जो मोस्टली जो है यूज में ली जाती थी पहले, अब जो है इतना यूज में, जो हम बोल सकते हैं हेलोथेन बहुत ही अच्छी एनेस्थीसिया के रूप में होता है। इसके साइड इफेक्ट जो है बहुत कम आते हैं, तो हेलोथेन जो है वो इस्तेमाल में ली जा सकती है। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एजेंट हो गया हेलोथेन, किसमें है, जब हम क्या करते हैं, इंट्यूबेशन करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के इंट्यूबेशन, तो उसमें जो है इस्तेमाल किया जाता है इंट्यूबेशन। इन यूज क्या है इसका, इंट्यूबेशन के अंदर। तो इंट्यूबेशन जब हमें करना हो तब हम ये जो है चीज लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आता है ऑरेंज कलर का। कलर कैसा है, ऑरेंज। कलर कैसा है, ऑरेंज। ऑरेंज कलर की अगर हम बात करते हैं तो ऑरेंज कलर में जो एजेंट होता है, ऑरेंज कलर में जो एजेंट होता है वो कौन सा होता है, एनफ्लूरेन।
एनफ्लूरेन। कौन सा पाया जाता है? एनफ्लूरेन। ये किस में यूज होता है? ये यूज होता है लेबर के दौरान। किसके दौरान? दिहाड़ी मजदूरी के दौरान। अरे नहीं, वो लेबर नहीं है ये कि दिहाड़ी मजदूरी इसको सुंघाओ और मतलब सबको ऐसे है ना सबसे दिहाड़ी मजदूरी कराओ, नहीं, ये वो लेबर नहीं है। लेबर है आपका कौन से वाला? डिलीवरी वाला लेबर है ना, ओके, ओबीसी वाला लेबर है ये। तो लेबर के अंदर जो है मोस्टली इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात हो गई आपके किन की? ये हमारी बात थी एजेंट्स। कौन से वाले थे ये थे एनेस्थीसिया के एजेंट, वेपराइजिंग एजेंट जिसे आप कहते हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये आपके जो है मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आता आपका सोडा लाइम जिसे आप कह रहे थे। यहां पे आपके सामने दो प्रकार के चित्र हैं। एक अगर आपको चित्र दिख रहा होगा तो ये तो है व्हाइट कलर का, और यहां पे आपको थोड़ा सा पिंकिश कलर का दिख रहा होगा, जिसे आप पिंक कलर ही कह सकते हैं, पिंक कलर। तो दो प्रकार के। अब कई बोलेंगे ओ तुमने यहां क्यों लगाया? कोई बात नहीं, ये लो, ओ नहीं है ये, मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, ओके। तो पिंक कलर, एक व्हाइट कलर है, एक पिंक कलर है। क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही मतलब क्या है? ये है वक्त से पहले का, ये है वक्त के बाद का। वक्त मतलब सर्जरी का। सर्जरी से पहले ये होता है, सर्जरी के बाद में ये होता है। अब जरा डिटेल में समझेंगे इसे कि सोडा लाइम आखिर है क्या। देखिए जरा, ये काम क्या आता है सोडा लाइम। सोडा लाइम पहले ये तो बताएंगे कि होता क्या है। ये है CaHNaO2। CaHNaO2 इसका क्या है? ये इसका फॉर्मूला है सोडा लाइम का। ओके, सोडा लाइम का ये फॉर्मूला है। चूना बेसिकली कह सकते हैं, ये चूना ही है। ओके, इसका काम क्या होता है? फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पर्सन से वापस क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। इसको ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ये, टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। जब ये एब्जॉर्ब करने से पहले देखेंगे तब ये व्हाइट कलर का दिखेगा। तब कैसा दिखेगा? व्हाइट कलर का। लेकिन सर्जरी के बाद या आफ्टर हम बोल सकते हैं CO2 एब्जॉर्प्शन के, इसका कलर चेंज हो जाता है। CO2 एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या हो जाता है? इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसा कलर आ जाता है? तो मैंने अभी आपको दिखाया होगा, पिंक कलर आ जाता है। कैसा आ जाता है? पिंक कलर। या जो है कई बार पिंक नहीं देखने को मिलेगा तो पर्पल देखने को मिल सकता है। पर्पल कलर कैसा देखने को मिलता है? तो पर्पल कलर आपको देखने को मिलता है। ये होता है आपका CaHNaO2। ओके, यहां तक ये बात हो गई। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन आता है वो यहीं तक नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है वो मेन ये आता है कि इसके अंदर क्या चीजों का हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन मिलाया जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स, कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। आप तो हमें ये बताइए इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन कितनी होती है, मैक्सिमम किसकी होती है और लोएस्ट किसकी होती है। कई बार ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आप तो हमें ये बताइए कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है सोडा लाइम के अंदर किसकी होती है। हम ये पढ़ने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन की अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या पाया जाता है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कितनी पाई जाती है भाई? 75%। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन किसकी होती है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की होती है। अब 25% में क्या क्या चीजें होंगी, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 25% में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 3%। कितना पाया जाता है? 3%। अभी भी काफी बड़ा है, कोई बात नहीं। H2O क्या है? H2O पानी। पानी कितना होगा? जहां जहां पे जिंदा व्यक्ति की बात होगी वहां वहां पे हमेशा पानी की बात होगी। H2O पाया जाता है कितना? 20%। ओके, अब कितना बच गया? तकरीबन 1, 1.5 के 2 के आसपास बच गया ना, 2 के आसपास बच गया, कोई बात नहीं। पोटेशियम जो है वो पाया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितना? तकरीबन 1%, ऑलमोस्ट 1%। तो 99% हो गए हैं। 1% जो है कुछ और छोटी मोटी चीजें जो है मिला दी जाती है। मोस्टली जो है वो यही होता है आपका, हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन किसका? सोडा लाइम का। और इसी के साथ में आपका सोडा लाइम जो है वो खत्म हुआ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, कहां गया वो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो लाई डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसे आप नार्को टेस्ट भी कहते हैं। क्या केटामाइन है, क्या लिथियम है, क्या सोडियम एमोबार्बिटोल है, या क्या सक्सिनाइलकोलाइन है। ओके, केटामाइन के बारे में बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि ये क्या है। ये था आपका एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया, अगर आपको किसी को याद है तो। लिथियम क्या होती है? ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर?
हम बोल सकते हैं आपके मेनिया के अंदर, है ना। ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस। लिथियम होता ही क्या है, लिथियम जो है आपका मूड हम बोल सकते हैं स्टेबलाइजर होता है, मेनिया के अंदर जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहती है ये। सोडियम एमोबार्बिटोल, ये क्या भला है, हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अच्छा एमोबार्बिटोल है क्या, ये भी एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भाई, ये भी क्या है, एनेस्थीसिया के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको दो दो एनेस्थीसिया बता दिया, कोई बात नहीं, रुको। सक्सेनाइलकोलिन, ये क्या है, ये मसल रिलैक्सेंट है, ये मसल रिलैक्सेंट है। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा जो है वो लाइट डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। तो लाइट डिटेक्शन के लिए मेनिया तो नहीं होने वाला, मेनिया वाले जो चीज याद यूज होती है जैसे कि जो है लिथियम, ये तो नहीं होगी। और जो मसल रिलैक्सेंट करने वाली है ये भी नहीं यूज होगा। तो बचे कौन, ये दो चीजें बची, एनेस्थीसिया, यानी कि इन दोनों में से कोई चीज है जिसे सुंघा करके व्यक्ति से सच बुलवा लिया जाता है ना। जैसे कि आपने छोटी क्लास में जब आप हुआ करते थे और कभी कोई टेस्ट वगैरह होता था या जब आप कोई बात नहीं बताते थे तो टीचर क्या कहता था कि बेटा सच सच बता दे, वरना मेरे पास जो है ऐसा इंजेक्शन है, लगाऊंगा तो सब कुछ सच बोलेगा। तुम कहते, तुम डर जाते, तुम कहते यार इंजेक्शन है, चलो पहले ही सच बोल देते हैं। एक तो इंजेक्शन से डर जाते, तुम दूसरा सोचते थे कि इंजेक्शन में आके डालेगा क्या ये, है ना। तो वही चीज है ये है लाइट डिटेक्शन टेस्ट के लिए। ओके, जो ड्रग का नाम होता है उसे बोलते हैं ट्रुथ सीरम। क्या बोलते हैं, ट्रुथ सीरम, ट्रुथ सीरम। ओके, ट्रुथ सीरम के लिए कौन कौन सी ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, अब हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली नई चीज तो ये आती है कि सोडियम एमोबार्बिटोल यूज किया जाता है। कौन यूज किया जाता है, सोडियम एमोबार्बिटोल। कितना, 5%। कितना, 5% हम बोल सकते हैं, एमाइटोल के नाम से आता है, एमाइटोल। 5% एमाइटोल, TOL है, आई थिंक आपको दिखेगा नहीं। ओके, एमाइटोल, ये 5% एमाइटोल के नाम से आपको मिल जाता है, सोडियम एमोबार्बिटोल। क्या इसके अलावा भी इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली चीज तो ये है, क्या इसके अलावा, तो इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, सोडियम, ये तो हो गया एमोबार्बिटोल, एक आपने और सुना होगा सोडियम थायोपेंटेन, या जिसे आप थायोपेंटल सोडियम के नाम से भी जानते हैं, सोडियम थायोपेंटेन या थायोपेंटल, थायोपेंटेन या थायोपेंटल जिसे आप कहते हैं, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी कितना होता है, ये 5%, ये भी 5%, पेंटोथल के नाम से आता है ना, पेंटोथल। ओके, तो पेंटोथल, THAL है ना, पेंटोथोल या थल के नाम से ये आपको देखने को मिल जाता है, थायोपेंटल सोडियम, या हम बोल सकते हैं सोडियम थायोपेंटल। मोस्टली जो है ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, मोस्टली जो ये दोनों। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, सोडियम एमोबार्बिटोल। तो यहाँ पे आंसर जो है ये जाएगा। क्या इसके अलावा भी ट्रुथ सीरम होते हैं, बिल्कुल होते हैं, अगर आप यूज करना चाहें तो करो। क्या यूज कर सकते हैं, एथेनॉल का इस्तेमाल कर लो भाई, किसका इस्तेमाल कर लो, एथेनॉल का इस्तेमाल कर लो। इसके अलावा हम बोल सकते हैं स्कोपोलामाइन का इस्तेमाल कर लो भाई, क्या है, स्कोपोलामाइन, स्कोपोलामाइन का इस्तेमाल कर सकते हो। क्या इसके अलावा, बिल्कुल मिडाजोलाम का इस्तेमाल कर लो, तो ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एथेनॉल का, स्कोपोलामाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मिडाजोलाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होते हैं आपके ट्रुथ सीरम। ओके, क्या हम कीटामाइन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। कीटामाइन का इस्तेमाल यहां मत करो, कीटामाइन का इस्तेमाल कुछ और है। क्या है कीटामाइन का इस्तेमाल, कीटामाइन का यूज जो है वो ये होता है कि कई बार मेमोरी में, इस मेमोरी के अंदर बहुत ही दुखदायी पेनफुल मेमोरीज इकट्ठा हो जाती हैं, उनको भुलाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, केटामाइन। तो ये जो हम बोल सकते हैं, इट इज यूज्ड टू डिलीट, इट इज यूज्ड टू डिलीट पेनफुल, या हम बोल सकते हैं जो आपके लिए दुख वाली घटनाएं हैं, पेनफुल बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं दुख को क्या बोलेंगे हम, कुछ भी बोल दो, दुख को हम बोलते हैं सैडनेस मेमोरी, या जिससे कि आपको धक्का, ट्रॉमेटिक मेमोरी जिसे आप कह सकते हैं, पेनफुल या ट्रॉमेटिक मेमोरी, पेनफुल या ट्रॉमेटिक मेमोरी। किसकी, रिगार्डिंग, ज्यादातर किसकी, सर्जरी की, रिगार्डिंग सर्जरी। तो उसको बुझाने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए क्या दिया जाता है, केटामाइन। क्यों, केटामाइन करता क्या है, केटामाइन जो है आप में एमनेशिया करता है, क्या करता है, एमनेशिया, कहां गया केटामाइन, आप में क्या करता है, तो एमनेशिया लेकर के आता है। एमनेशिया होता ही क्या है, पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये आप में करवाता है। इसी के साथ में ये आपका एनेस्थीसिया, सॉरी, ये जो है ट्रुथ सीरम की बातें खत्म हुई। नेक्स्ट आता है आपके सामने, ओके। अब हम कुछ स्कोर्स की बात करेंगे, कुछ स्केल्स की बात करेंगे, स्केल्स, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट स्केल जो आपके लिए जो है जरूरी होते हैं, आपके OT ICU में काम आते हैं।
कुछ स्केल है ना, इंपॉर्टेंट स्केल्स की बात करते हैं। हालांकि स्केल बहुत होते हैं, उनके लिए हम अलग से एक स्पेशल क्लास लेंगे, लेकिन आज जो है उन स्केल्स का जो है बात करेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी के लिए। ओके, पहला आता है लेमन एयरवे असेसमेंट मेथड। इसे लेमन स्कोर के नाम से जाना जाता है, लेमन स्कोर या लेमन स्केल जिसे आप कह सकते हैं। अच्छा, ये भला क्या है? क्या नींबू है हमारे पास एक? क्या हमारे पास एक नींबू है जिसके अंदर जो है बीज कितने हैं, क्या उनको गिनना है? या एक व्यक्ति कितने दिन में कितने नींबू खा सकता है, क्या उनको गिनना है? या शिकंजी में कितने नींबू डाले जाते हैं, या नींबू निचोड़ना किसे बोलते हैं, क्या ये सब है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम क्या बोलते हैं, लेमन एयरवे असेसमेंट मेथड हम कब करते हैं? जब आपने क्या करना हो, इंट्यूबेशन करना हो। क्या बोल करना हो? इंट्यूबेशन। जब आप इंट्यूबेशन करते हैं तो इंट्यूबेशन करने से पहले आप जो है ये चीज देखते हैं कि क्या ये स्कोर जो है हमारा फेवरेबल है, क्या करने के लिए, इंट्यूबेशन करने के लिए। और आप क्या क्या चीजें देखते हैं, क्या क्या चीजें असेस करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लेमन स्कोर बोलते हैं। ओके, क्या क्या चीज देखते हैं? सबसे पहले आप एक्सटर्नली क्या देखते हैं, लुक, एल फॉर लुक। एक्सटर्नली आप क्या देख रहे हैं? एक्सटर्नली मतलब उसके मुंह पे आप क्या देख रहे हैं? क्या उसके मुंह पे कोई ट्रोमा है, फेशियल ट्रोमा है? क्या उसके इंसीजर्स कैसे हैं? इंसीजर आप जानते होंगे, इंसीजर्स कैसे हैं? बियर्ड और मस्टाचे है या नहीं? कहां गया भाई? ओके, बियर्ड और मस्टाचे है कि नहीं है, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। लार्ज टंग, टंग कैसी है, जीभ कैसी है? तो ये जो है इनका हम देखते हैं लुक एक्सटर्नली। इनका एक एक नंबर होता है, जैसे फेशियल ट्रोमा का एक नंबर दे दिया, एक नंबर दे दिया लार्ज इंसीजन का, इंसीजर्स जो आपके दांत है, एक नंबर दे दिया बियर्ड एंड मस्टाचेस का, एक नंबर दे दिया हम बोल सकते हैं किसका, टंग का। तो ये 4 नंबर दिए जाते हैं किसके, टोटल 4 नंबर किसके होते हैं, आपके लुक के लिए होते हैं, एक एक करके, सबका अलग अलग होता है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इवाल्युएट करते हैं। क्या इवाल्युएट करते हैं? 332 का रूल। क्या क्या 332 रूल? कि इंसीजर का डिस्टेंस कितना है, दोनों इंसीजर के बीच है, दोनों ऊपर और नीचे वाले जो इंसीजर हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है? क्या इनके बीच में 3 फिंगर ब्रेड्थ है? ये एफ बी का मतलब आता है फिंगर ब्रेड्थ, फिंगर ब्रेड्थ, दूरी। ब्रेड्थ का मतलब क्या है? दूरी। ब्रॉड ब्रेथ यानी कि दूरी, ब्रेथ नहीं ब्रेड्थ, यानी कि दूरी कितनी है। जैसे कि आप मुंह खोल के देखेंगे कि 3 उंगलियां जो है क्या आसानी से जा सकती हैं? अगर जा रही हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपने क्या करना होता है, सीधी ट्यूब डालनी नहीं है, मुंह से मुंह खोल के ट्यूब डाल दी, ऐसा नहीं करना होता। आपने जो है टंग डिप्रेसर, या हम बोल सकते हैं जिसे आप जो है लेरिंगोस्कोप वगैरह कोई और किसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी तो रहेगा मुंह में, और उससे भी तो डालोगे, तो उसके लिए भी स्पेस होना चाहिए, और ट्यूब डालने के लिए भी। और आप देख रहे हो तो दिखना भी तो चाहिए कि ट्यूब जा रही है कि नहीं जा रही। तो इतने जो है कम से कम 3 हम बोल सकते हैं फिंगर का डिस्टेंस होना जरूरी है। फिर इसके बाद में हायोड मेंटल डिस्टेंस कितनी, हायोड और मेंटल, मेंटल ये थोड़ी जिसे आप कहते हैं, है ना, बाहर से जिसे आप आम भाषा में थोड़ी कहते हैं, जिसे इनके बीच में 3 फिंगर का डिस्टेंस, ये प्रकार ऐसे ऐसे आप माप सकते हैं। तो 3 फिंगर का डिस्टेंस है या नहीं है। इसके बाद में थायराइड टू माउथ डिस्टेंस, ये थायराइड, ये यहाँ पे माउथ, इनके बीच में 2 फिंगर, 2 फिंगर का डिस्टेंस है कि नहीं है। अगर हाँ है तब हम, अच्छा मैं ये बार बार ऐसे क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यही पोजीशन होनी चाहिए, आप जानते हैं यही तो होती है पोजीशन, और कौन सी होती है ना। अरे हाँ, या ना, उम्मीद आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए चलो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, कहाँ गया, ये रहा। कुछ इस प्रकार से 3 तो फिंगर जानी चाहिए किसमें, मुंह के अंदर। और जो आपका ये यहाँ पे हायोड बोन है, ये आपका मेंटम है। तो हायोड बोन और मेंटम के बीच में 1, 2 और 3 उंगलियों का फासला होना चाहिए। यहाँ पे हायोड बोन है और ये माउथ माना जाता है, माउथ, बेस ऑफ माउथ यानी कि, तो इनके बीच में तकरीबन 2 फिंगर्स का क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। ओके, एक पिक्चर और भी होगी अगर है तो, ये नहीं है, ये कुछ और है, चलो कहीं आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये है जो आपका क्या है, इवाल्युएट किया जाता है, इसे हम 332 रोल बोलते हैं। 3 उंगलियां यहाँ की मुंह की, यानी कि हम बोल सकते हैं फिंगर ब्रेथ जो है वो इंसीजर का होना चाहिए। 3 फिंगर क्या होनी चाहिए आपकी, हायोड टू मेंटम होनी चाहिए, हम जिसे हम मेंटल बोलते हैं। और 2 फिंगर किसकी होनी चाहिए, आपके थायराइड टू माउथ की होनी चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, 332 रूल हो गया। इन सब के लिए भी एक 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 का क्या दिया जाता है, यहाँ पे स्कोर दिया जाता है। 4 तो एल का यानी कि लुक का दिया जाएगा, 3 किसका दिया जाएगा, इवाल्युएट का दिया जाएगा। उसके बाद में आता है मल्लम पट्टी स्कोर। मल्लम पट्टी स्कोर क्या होता है कि जब आप मुंह खोलते हैं किसी क्लाइंट का, ऐसे है ना, मुंह खोलते हैं तो मुंह में सामने जो आपको चीज दिखती है, ओविला दिख रहा है, या लेरिंग्स जो आपको दिख रहा है, या जो आपका हम बोल सकते हैं क्या विंड पाइप भी आपको दिख रही है, क्या आपको साइडों से इंसीजर, सॉरी ये हम बोल सकते हैं मोलर टीथ वगैरह भी आपको दिख रहे हैं कि नहीं, ओरल केविटी कितनी है, ये होती है मल्लम पट्टी स्कोर। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे, तो देखेंगे हम मल्लम पट्टी स्कोर के बारे में। ये आ गया आपका मल्लम पट्टी स्कोर। ये होता है आपका क्लास फर्स्ट,
पहली क्लास का बच्चा, यानी कि आप अगर देखेंगे तो पूरा मुंह खुला हुआ है, आपके दांत भी दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दांत भी दिख रहे हैं, यहां वाले दांत भी दिख रहे हैं यानी कि मोलर दिख रहे हैं, टंग पूरी दिख रही है, इसके अलावा ओव्यूला दिख रहा है, अरे हाँ है ना, ओव्यूलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो ओव्यूला दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुंह खुला हुआ है, पीछे पूरा का पूरा मुंह खुला हुआ दिख रहा है, अरे हाँ है ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फोसे। क्या बोलते हैं, फोसे, FAUCES, फोसे। फोसे मतलब कि ओपनिंग कितनी है, किसकी, इसकी लेरिंग्स की, मुंह के साथ में, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसे। ये आपको दिख रहा होगा। अब जैसे इसके अंदर क्लास सेकंड की बात करते हैं तो क्लास सेकंड के अंदर जो फोसे है वो बहुत ही कम दिख रहा है। फोसे मतलब जो ये ओपनिंग दिख रही है आपको, है ना, जीभ के पीछे की जो ओपनिंग होती है, जो लेरिंग्स और जीभ के पीछे की जो ओपनिंग होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसे। तो क्लास सेकंड के अंदर जो है फोसे बहुत कम दिख रहा है। ओविला, लेकिन हमें ओविला पूरा दिख रहा है। इंसीजर, सॉरी, हमें आपका मोलर दिख रहा है और टंग दिख रही है। अगर हम बात करते हैं क्लास थर्ड की, तो क्लास थर्ड में हमें जो फोसे बहुत ही कम दिख रहा है, बहुत ही नेरो दिख रहा है। नेरो दिख रहा है मतलब क्या नहीं जाएगी, ट्यूब नहीं जाएगी। हो सकता है जो टंग है उसका साइज बहुत बड़ा हो, साइज बहुत बड़ा हो सकता है, किसका, टंग का। तो ये भी एक हम बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको दांत नहीं दिख रहे, मोलर, मोलर नहीं दिख रहे। ओके, ओविला भी जो है वो भी आपको नहीं दिख रहा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ओविला भी नहीं दिख रहा आपको कंप्लीटली, बहुत ही मामूली सा, या बेस ऑफ ओविला या रूट ऑफ ओविला आपको दिख रहा है। लास्ट में अगर हम बात करें कि जीभ इतनी बड़ी हो गई है, टंग इतनी बड़ी हो गई है कि सब कुछ कवर कर लिया है, अब जो है क्या नहीं हो सकता, अब जो आप इंट्यूबेशन करने वाले हैं वो ट्यूब जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये जरूरी है हमारे लिए, क्या, क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये जरूरी है। फोर्थ में बिल्कुल नहीं जाएगी। क्लास थर्ड में कोई इंजरी कर सकती है, जो आसानी से जाएगी, इजीली जाएगी क्लास फर्स्ट में। सेकंड में भी थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब हम देखते हैं कि क्लास फर्स्ट में आपको क्या क्या चीजें दिखती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं और दोबारा से देखने की कोशिश करें कि क्लास फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे, मैं लिख देता हूं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे हैं वो बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं। बाकी देखो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं है, चित्र का आनंद लीजिए। ओके, अगर मेरे चित्र का आनंद लेना है तो आप मेरी स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पे जो है फोटो घर पे ऐसे करवा के जो है कर सकते हैं, वरना आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपनी पर्सनल फोटो भेज दूंगा और आप जो है ऐसे बड़ी फोटो कर लीजिए, घर पे ऐसे टांगे, डेली सुबह शाम पूजा कीजिए, है ना। ओके ओके, तो क्लास फर्स्ट की बात करते हैं। ये होती है हमारी मल्लम पट्टी स्कोर का क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट के अंदर जो है आपको सॉफ्ट पैलेट भी दिख रहा है, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है, दिख रहा होगा, पैलेट की स्पेलिंग गलत है, येलो, सॉफ्ट पैलेट दिख रहा होगा। ओके, ये वाला होता है सॉफ्ट पैलेट। आगे की ओर, दांतों की ओर, जो ऊपर पैलेट क्या होता है, पैलेट होता है ऊपर वाला, रूफ ऑफ द माउथ हम बोल सकते हैं। ऊपर आगे की ओर जो है दांतों से पीछे होता है, यानी कि आगे की ओर जो होता है जहां से आप जीभ का टिप टच करवा सकते हो, वो हार्ड होता है। लेकिन पीछे अगर हम बात करें तो पीछे कौन सा होता है, सॉफ्ट। तो सॉफ्ट पैलेट आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप ध्यान देंगे तो ओव्यूला अगर आपको दिख रहा है, फोसे आपको दिख रही है। फोसे है क्या, ओपनिंग, ओपनिंग है लेरिंग्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, फोसे बोलते हैं। जहां पे ओरल केविटी और लेरिंग्स मिलता है उसकी जो ओपनिंग होती है इन दोनों के बीच की, उसे हम क्या बोलते हैं, फोसे। ऊपर से लटक रहा होता है क्या, आपका ओविला, है ना। इधर से तो आ गई आपकी ओरल केविटी, इधर से आ गया आपका लेरिंग्स, और यहां से लटक रहा है ओविला। ये जो ओपनिंग बनेगी बीच में, इसे हम क्या बोलते हैं, फोसे बोलते हैं। तो फोसे दिख रहा है आपका। ओके, और क्या दिख रहा है आपको, पिलर्स दिख रहे हैं, पिलर्स। पिलर्स कौन से, ये वाले पिलर्स, ये वाले पिलर्स आपको पूरे दिख रहे हैं। ये दोनों पिलर हैं, ये आपको दिख रहे हैं। पिलर यानी कि जो मैंडिबल, बोल सकते हैं मैक्सिला मैंडिबल के जो जॉइंट है वो दोनों आपको जो है आराम से यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें क्लास सेकंड की, क्लास सेकंड में क्या क्या चीजें विजिबल है, तो क्लास सेकंड के अंदर आपके अंदर सॉफ्ट पैलेट आपको दिख रहा है। अब आप खुद जो है साथ साथ बोल सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट आपको दिख रहा है, ओव्यूला आपको दिख रहा है, ओविला जो है वो भी आपको दिख रहा है। लेकिन फोसे जो है वो आपको नेरो दिख रहा है, फोसे इज नेरो, फोसे क्या है, इज नेरो। इतना भी नेरो नहीं है, ठीक है, तो आप इसे नेरो न लिख के विजिबल लिख सकते हैं, अकेला फोसे ठीक है। ओके, है ना, क्योंकि नेरो जो है क्लास थर्ड का रहेगा। क्लास थर्ड, क्लास थर्ड के अंदर आपको क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेनली क्या दिख रहा है, वो सॉफ्ट पैलेट दिख रहा है। इसके बाद में ओविला कंप्लीट नहीं दिख रहा, बेस ऑफ ओविला या हम रूट ऑफ ओविला बोल सकते हैं, बेस ऑफ ओविला या रूट ऑफ ओविला जिसे आप कह सकते हैं, तो वो आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर आपको क्या नहीं दिख रहा, तो इसके अंदर आपको फोसे, फोसे जो है वो बिल्कुल ही क्या हो रखा है, फोसे आपका बिल्कुल ही हम बोल सकते हैं नेरो हो रखा है, फोसे आपका बिल्कुल ही क्या है, नेरो है। अगर हम क्लास फोर्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्लास फोर्थ की, तो क्लास फोर्थ के अंदर आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है, हार्ड पैलेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, हार्ड पैलेट। और अगर आप जीभ देखेंगे, टंग देखेंगे, तो टंग कैसी है, लार्ज टंग है,
टंग कैसी है, लार्ज है। तो ये चीज है आती है आपको क्या, स्कोर, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्लम पट्टी स्कोर। ओके, मल्लम पट्टी स्कोर को थोड़ा सा और अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो है अगर आप विंड पाइप देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगी, ग्रेड सेकंड के अंदर अगर आप विंड पाइप देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखेगी, ग्रेड थर्ड में विंड पाइप देखेंगे तो बिल्कुल ही नेरो है, बिल्कुल ही क्या है, नेरो है, और ग्रेड फोर्थ में विंड पाइप जो है वो ब्लॉक्ड है ना। तो एपिग्लोटाइटिस हो सकता है या कोई भी कंडीशन हो सकती है। ओके, आगे चलते हैं। तो ये हो गया मल्लम पट्टी स्कोर। तो मल्लम पट्टी स्कोर का भी हम क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। कितना देते हैं, 1 नंबर। ओके, तो ये हो गया मल्लम पट्टी स्कोर, सॉरी मल्लम पट्टी स्कोर का ये यहाँ पे 1 नंबर। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन फॉर ऑब्स्ट्रक्शन कि ऑब्स्ट्रक्शन कैसा है, क्या कोई कंडीशन प्रेजेंट है, क्या एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस प्रेजेंट हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, तो इसका भी हम क्या देते हैं, 1 नंबर। फिर नेक मोबिलिटी कितनी है, लिमिटेड है, जैसे ये जो है लिमिटेड है, जैसे मान लो कईयों पे नहीं होता, या फुल है, फुल फ्लेक्स है, लिमिटेड है या नहीं है, इसका भी हम क्या देते हैं, 1 नंबर देते हैं। टोटल अगर आप गिनेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7 और 3 10। तो टोटल स्कोर जो होता है हमारा वो कितना होता है, टोटल स्कोर जो हमारा होता है वो कितना होता है, 10 होता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लेमन का टोटल स्कोर, मैक्सिमम स्कोर कितना होना चाहिए, तो 10 होना चाहिए। ये होता है जो है लेमन स्कोर। अच्छा, कर ही क्यों रहे हैं, तो मैंने आपको अभी बताया ताकि हमें पता चल सके, किस चीज का पता चल सके कि हम जो इंट्यूबेशन कर रहे हैं उनमें डिफिकल्टी कितनी आ रही है, टू चेक डिफिकल्टी, टू चेक डिफिकल्टी ऑफ इंट्यूबेशन, ऑफ इंट्यूबेशन। इंट्यूबेशन की डिफिकल्टी चेक करने के लिए हम जो है इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, लेमन स्कोर। नेक्स्ट आता है आपका, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेमन स्कोर और ये जो है आपका मल्लम पट्टी स्कोर है ना, क्वेश्चन मल्लम पट्टी स्कोर। अच्छा, ये आ गया लेमन स्कोर का फिर से 3-3 रूल। मैं इस पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है ना। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से उसने इमेज दे दी और पूछ लिया जाए ये क्या चेक कर रहा है, इस प्रकार से इमेज दे दी, पूछ लिया जाए क्या चेक कर रहा है, इस प्रकार से इमेज देके पूछ ले क्या चेक कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज चेक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 3 का रूल क्या है कि 2 इंसिजन के बीच में, ऊपर वाले इंसिजन और नीचे वाले इंसिजन, यानी कि माउथ ओपनिंग जो है वो कितनी है, 3 फिंगर की। इसके बाद में आपका हायोइड बोन और जो है मेंटम, ये आपकी हायोइड बोन होगी यहाँ पे, ये आपका मेंटल हो गया, इनके बीच में 3 फिंगर की डिस्टेंस देख रहा है। हायोइड बोन और माउथ के बीच में कितनी देख रहा है, तो 2 फिंगर की जो है डिस्टेंस यहाँ पे देख रहा है। तो ये बात, माउथ यानी कि बेस ऑफ लेरिंग्स जिसे आप कहते हैं, या बेस जो आप जिसे आप कह रहे हैं। ओके, तो ये बात होगी आपकी किसकी, हम बोल सकते हैं जो है इसकी, कौन सा स्केल था हमारा, लेमन स्कोर था या लेमन स्केल था। नेक्स्ट आता है ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल क्या होता है, ब्रेडन स्केल जो है वो चेक करने के लिए, किस चीज को चेक करने के लिए किया जाता है, तो ब्रेडन स्केल जो है ये आपका इस्तेमाल किया जाता है किस चीज को, कि जो हम बोल सकते हैं कि कोई पेशेंट है, कोई क्लाइंट है, लॉन्ग टर्म तक क्या रह रहा है, बेड रिडन रह रहा है। तो बेड रिडन रह रहा है तो आप देखेंगे कि जहां जहां पे बोनी एरियाज होते हैं, जैसे मान लीजिए एल्बो है, पीछे जो ऑक्सीपिट है, या शोल्डर्स है, या हिप बोन है, इन पे क्या देखने को मिलता है आपको कि वहां पे अल्सर्स होने लग जाते हैं, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, बेड सोर, जिन्हें आप क्या बोलते हैं, बेड अल्सर भी बोल देते हैं कई लोग, और कई लोग बेड सोर भी बोल देते हैं। तो बेड सोर या बेड अल्सर, या इन्हें जो है एक चीज और भी बोला जाता है, प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर भी इन्हें हम बोल देते हैं। इनकी वजह से क्या है, हम बोल सकते हैं कि क्लाइंट को बहुत ही ज्यादा दुविधा का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उनको चेक करने के लिए हम कौन से स्केल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेडन स्केल। तो ब्रेडन स्केल में कितने प्रकार के जो है हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया, या हम बोल सकते हैं फैक्टर होते हैं। तो टोटल 5 फैक्टर होते हैं, 5 क्राइटेरिया, 1 2 3 4 और 5। कितने होते हैं, 5, सॉरी 6, 5 अभी डाला गया है न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन नहीं था, न्यूट्रिशन अभी डाला गया है ना। ओके, अगर आप देखेंगे तो टोटल 6 स्कोर हो गए हैं। 6 में पहला क्या आता है, सेंसरी परसेप्शन, पहला क्या आता है, सेंसरी परसेप्शन। फिर उसके बाद में मॉइस्चर, क्या आता है, मॉइस्चर। उसके बाद में क्या आती है, एक्टिविटी, मोबिलिटी और न्यूट्रिशन। और इसके बाद में क्या देखने को मिलता है, हमारा फ्रिक्शन या शेयर, यानी कि फ्रिक्शन कितना डाला जाता है, या शेयर यानी कि प्रेशर कितना है। ओके, तो ये चीज हम देखते हैं। इनकी जो स्कोरिंग की जाती है, अगर आप स्कोरिंग देखेंगे तो पहले जो 5 है इनकी स्कोरिंग रहती है 4 तक, इनकी कितनी है, 4 तक। लेकिन लास्ट जो 6th है, फ्रिक्शन या शेयर, इसकी स्कोरिंग रहती है 3 तक, ये भी आता है। तो यहां पे देखेंगे पहले सेंसरी परसेप्शन, अगर कंप्लीटली लिमिटेड है तो 1 नंबर, वेरी लिमिटेड है मतलब कुछ कुछ लिमिटेड है तो 2 नंबर, स्लाइटली लिमिटेड है तो 3 नंबर, और कोई इंपेयरमेंट नहीं है, बिल्कुल सेंसरी ओके है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, 4 नंबर। इसके अलावा मॉइस्चर कितना है, कॉन्स्टेंटली मॉइस्ट रह रहा है, वेरी मोस्ट मॉइस्ट है। इसके अलावा ओकेजनली मॉइस्ट होता है, जैसे मान लीजिए पसीना कई बार ही आता है, या पंखे पंखे बंद हो गए, ऐसी बंद हो गई। इसके बाद में बिल्कुल जो है मॉइस्ट नहीं होता है, रेयरली मॉइस्ट होता है। एक्टिविटी कैसी है, क्या बेड पे ही जो है बोल सकते हैं पड़ा रहता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलता, क्या चेयर पे बिठाया जा सकता है,
क्या जो है ये खुद चल सकता है थोड़ा बहुत, क्या इसके अलावा जो है क्या अपने आप ही जो है आराम से चल सकता है। फिर आती है मोबिलिटी। मोबिलिटी कितनी है, कंप्लीटली इमोबाइल है, वेरी लिमिटेड है, स्लाइटली लिमिटेड है या नो लिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है मोबिलिटी में। मोबिलिटी मतलब कि बेड पे लेटा लेटा भी है, जो अपनी करवटें जो है खुद ले सकता है कि नहीं ले सकता, हाथ पैर हिला सकता है कि नहीं हिला सकता। जैसे मान लीजिए आप लेटे लेटे आपको कमर दर्द होने लग गया कि अब जो है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, तो एक काम कीजिए थोड़ी सी करवट ले लीजिए। क्या मोबिलिटी है या नहीं है। पैर जो है कई बार आपने देखा, कई सीधे लिटा के रखते हैं, कई ऐसे मोड़ देते हैं ना, तो मोड़ के रख सकता है कि नहीं, ये कंप्लीटली मोबिलिटी हम देखते हैं। न्यूट्रिशन कैसा है, क्योंकि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है किसमें, स्किन। देखिए स्किन प्रेशर की वजह से स्किन में अल्सर तो हो जाएंगे, न्यूट्रिशन ही है जो उस अल्सर को क्या करेगा, हील करेगा। जैसे कई लोगों में देखा होगा डायबिटीज होती है, क्या होती है, डायबिटीज। डायबिटीज की वजह से अल्सर जो है कई बार हील नहीं हो पाते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो अगर अच्छा हो, आपका न्यूट्रिशन अगर पुअर है तो आपका हील नहीं होगा। न्यूट्रिशन अच्छा है तो आपके घाव जितनी जल्दी होंगे उतनी जल्दी क्या हो सकता है, पहली बात तो घाव होंगे ही नहीं, अगर होंगे आपकी स्किन की इंटीग्रिटी अच्छी होगी तो क्या देखने को मिलेगी, हम बोल सकते हैं आपके घाव भी जल्दी भरेंगे। तो वेरी पुअर, न्यूट्रिशन बहुत कम है, और बहुत ज्यादा पुअर है, इनएडिक्वेट है, एडिक्वेट है या एक्सीलेंट। न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। इसके बाद में आता है कि प्रेशर कितना आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है उसको, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल कोई फ्रैक्शन नहीं है, बिल्कुल आराम से है। किस पे लेटा हुआ है, पानी वाले गद्दे पे, वाटर मैट्रेस पे, है ना, तो कोई दिक्कत, या एयर मैट्रेस पे या वाटर मैट्रेस, कोई दिक्कत नहीं आ रही, है ना। तो ये होता है ब्रेडन स्केल। किसको चेक करने के लिए कहा जाता है, तो बेड स्कोर या बेड सोर या बेड अल्सर को। अच्छा, इसकी जो स्कोरिंग है वो क्या रहती है, अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट कितनी है, 4 है, लोएस्ट कितनी रहेगी, 1। अगर आप गिने तो कितने हो गए, तो 4 तो के 16, अरे हाँ है ना, 17, 18 और 19, तो टोटल स्कोर कितना होता है, हाईएस्ट स्कोर कितना होना चाहिए, तो हाईएस्ट स्कोर क्या 19 होना चाहिए, अरे हाँ है ना, नहीं, ऐसे नहीं गिना जाता। हाईएस्ट स्कोर जो रहता है वो रहता है 23। हाईएस्ट स्कोर कितना होता है, तो वो होता है 23। हाईएस्ट स्कोर कितना होगा, 23। ओके, तो 23 से ऊपर अगर चला जाए, ओके 23 से ऊपर चला जाए तो बहुत ही अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ओके, अगर हम 19 टू 23 की बात करते हैं, अगर हम 19 टू 23 की बात करते हैं, 19 टू 23 की, तो कोई रिस्क नहीं है, नो रिस्क, नो प्रॉब्लम, कोई रिस्क वाली बात नहीं है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, चलने दो। अगर हम 15 टू 18 की बात करते हैं तो माइल्ड रिस्क हो सकता है। कैसा रिस्क हो सकता है, माइल्ड रिस्क, थोड़ा बहुत रिस्क है, किसका, प्रेशर अल्सर होने का। इसके बाद में अगर हम बात करें 13 टू 14 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 13 टू 14, मॉडरेट रिस्क है, किसका है, मॉडरेट रिस्क। कितना रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है। अगर हम और भी बात करते हैं किसकी, 10 टू 12 की, 10 से 12 की बात करें तो हाई रिस्क होता है। कैसा रिस्क होता है, हाई रिस्क। अगर 9 से कम की बात करें, 9 या 9 से कम की बात करें तो भाई साहब बहुत ज्यादा रिस्क है, वेरी हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। अब आप देखेंगे कि कुछ कहते हैं कि इसका स्कोर जो है वो 23 है, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर हाई स्कोर 23 नहीं माना जा रहा है तो हाई स्कोर जो माना जाता है, ये हाइट नहीं लिखना था, हाई लिखना था, हाई स्कोर जो माना जाता है वो 19 माना जाता है, हाई स्कोर। जब अगर हाई स्कोर 19 माना जाएगा तो ये हटा दिया जाएगा, क्या हटा दिया जाएगा, ये, तो क्या रखा जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 19 रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा, सिर्फ 19 रखा जाएगा, तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। तो कई स्कोर में जो है आपको ये भी देखने को मिलता है, तो इसलिए आपने घबराना नहीं है। अगर मैंने आपको 23 बताया है तो भी मैंने आपको गलत नहीं बताया है, ठीक है। पर आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए मैंने आपको क्या कर दिया है, 19 बता दिया, क्योंकि कोई और आएगा वो आकर के आपको कह देगा कि नहीं नहीं वो तो गलत पढ़ा गया, मैं 19 पढ़ाऊंगा। कोई बात नहीं है, अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है ना। ओके, आगे चलते हैं। ये हो गया आपका ब्रेडन स्केल। नेक्स्ट आता है आपका एल्वार्डो स्कोर। क्या आता है, एल्वार्डो स्कोर। अब ये क्या बला है, एल्वार्डो स्कोर। एल्वार्डो स्कोर होता है, आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन पाए जाते हैं उनका कोई ना कोई काम होता है, लेकिन बॉडी में एक ऑर्गन ऐसा पाया जाता है जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं होता। और उस ऑर्गन का मैंने कह दिया कि उसका कोई काम नहीं होता, या अगर उसका कोई काम है तो हमें नहीं पता, हो सकता है उसका कोई काम हो, किसी ने पता ही नहीं किया हो, आज तक कोशिश कर ली हो पर किसी को मिला ही नहीं हो कि भाई इसका काम क्या है, और तो लोग क्या करते हैं, उसको कट करके बाहर निकलवा देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस घटना की बात कर रहा हूं, किस ऑर्गन की बात कर रहा हूं। उसे हम क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। और कई बार अगर आप देखेंगे तो अपेंडिक्स की वजह से जो है पेन होने लग जाता है, अपेंडिसाइटिस जिसे आप कह सकते हैं। तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, पेन होने लग जाता है। उसी पेन को चेक करने के लिए, अपेंडिक्स के पेन को चेक करने के लिए हम जो है एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं एल्बर्डो स्कोर। एल्बर्डो स्कोर, है ना, एल्डोराडो नहीं है, एल्बर्डो स्कोर है। ओके, क्या क्या फीचर है, याद करने के लिए है, मेंट्रल,
मेंट्रल है ना, याद करने के लिए थोड़ा सा जो है निमोनिक्स आ गया है। ओके, तो इसका स्कोर जो है हाईएस्ट कितना रहता है, 10 रहता है, हर फीचर के लिए एक स्कोर है। माइग्रेशन ऑफ पेन, कि माइग्रेशन ऑफ पेन कहां पे या कितना हो रहा है, एनोरेक्सिया है या नहीं है। एनोरेक्सिया क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट। क्यों भाई लॉस ऑफ एपेटाइट क्यों है, क्योंकि आपको लगता है अगर आप खाना खाएंगे तो खाना कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से होकर के वहां तक पहुंचेगा और वो फिर पेन क्रिएट करेगा। नोजिया है कि नहीं है। टेंडरनेस कहां है, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट साइड में होता है, राइट साइड में अगर आप देखेंगे इस प्रकार अगर आप बनाते हैं है ना, तो राइट साइड के जो राइट लोअर होता है, राइट लोअर यहां पे पाया जाता है आपका अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स का पेन जो है राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको देखने को मिल जाता है ना। यहाँ पे आपका लीवर पाया जाता है, यहाँ पे अपेंडिक्स होता है, यहाँ पे आपका स्टमक और वो जो है दूसरी चीजें जैसे कि स्प्लीन वगैरह या पेनक्रियाज वगैरह जो है वो चीजें पाई जाती है। ओके, उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। ये राइट लोअर होता है, ये राइट लेफ्ट होता है, और सॉरी ये लेफ्ट लोअर होता है, ये जो है लेफ्ट अपर होता है, ये जो है राइट अपर होता है, और ये मिडिल वाले जो होते हैं या जिसे आप लंबर एरिया भी बोल सकते हैं। सबके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने के। इसके अलावा पेन जो है क्या रिबाउंडेड है कि नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर एलिवेटेड है कि नहीं है, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, और शिफ्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, शिफ्ट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल टू द लेफ्ट। टू द लेफ्ट का मतलब क्या, क्या बीच में थी कि लेफ्ट की तरफ चली गई, या टू द मतलब ऐसे इधर उधर हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे समझिए कि ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है तो डब्ल्यूबीसी जो है इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ेगी। जब इमेच्योर डब्ल्यूबीसी ज्यादा बढ़ती हैं तो जो डब्ल्यूबीसीज हैं, और डब्ल्यूबीसीज में क्या होने लग जाती है कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो बेंड होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, बेंड। क्या होने लग जाती है, बेंड। बंद नहीं है ये बेंड है कि जो डब्ल्यूबीसीज है वो क्या होने लग जाती है, बेंड होने लग जाती है। बेंड डब्ल्यूबीसीज कि डब्ल्यूबीसीज क्या होने लग जाती हैं, बेंड होने लग जाती हैं। और जो बेंड डब्ल्यूबीसीज हैं कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं है ना, ऐसे अगर आप देखेंगे तो कहाँ गया भाई वो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ओके, यहाँ बना देते हैं। अच्छा, ये भी चला गया, ये क्या है, एक आ रहा है एक जा रहा है। ओके, दोबारा बनाते हैं, आपके सामने ये चीज है। ओके, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ये फिर चला गया, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट टू द वाइट, शिफ्ट ऑफ द वाइट ब्लड सेल काउंट ऑफ द लेफ्ट। लेफ्ट क्या है, लेफ्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जो है हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, एक इस प्रकार से स्केल का इस्तेमाल करते हैं। उसमें हम देखते हैं कि इमेच्योर आरबीसी किस तरफ है और मेच्योर आरबीसी नहीं सॉरी डब्ल्यूबीसी किस तरफ है, और मेच्योर डब्ल्यूबीसी जो है वो किस तरफ है। तो यहां पे अगर हैं तो मेच्योर हैं, यहां से लेफ्ट की तरफ, ये आप लेफ्ट मानिए और ये आप राइट मानिए, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है, तो लेफ्ट में जब शिफ्ट होता है तो पहली घटना यही आती है, क्या, बेंड होने लग जाती है। कौन, डब्ल्यूबीसी। तो ये हमें घटना देखने को मिल जाती है। और ये हो गया आपका एल्वार्डो स्कोर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, कहाँ गया भाई, अच्छा नेक्स्ट अभी जो है कोई बात नहीं, नेक्स्ट अभी यहाँ पे है नहीं, हमारी एडिटिंग टीम ने बनाया नहीं है, कोई बात नहीं। अभी आपका ये पार्ट 2 जो है खत्म हुआ, हम पार्ट 3 के अंदर जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है जितने भी आपके हैं वो लेकर के आएंगे। तो आज जो है पार्ट 2 उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कुछ कुछ पॉइंट, और जो चीज़ नहीं समझ में आई आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिए। जो है लोग फीडबैक नहीं देते हैं, पर आप फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन जो है वो शुभ हो, इसी उम्मीद के साथ में खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।